सोल हीलिंग फाउंडेशन एक ऐसा इंसानियत पसंद अदारा है जिसका मकसद ना सिर्फ ज़हनी सेहत के बारे में आगाही फराहम करना है, बल्कि इसमें मुशावरत, वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। इन सब के अलावा सोल हीलिंग फाउंडेशन माहिरीन नफ्सियात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशां है, ताकि माहिरीन नफ्सियात के लिए पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी को तश्कील दिया जा सके। इस अदारे में माहिरीन नफ्सियात अपनी रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इन सब का मकसद दुनिया को रहने की ऐसी जगह बनाना है जहां इंसानों को ज़हनी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब मिल सके। और ये सब मुमकिन हो सका है मोहतरमा साजिदा काज़मी की बदौलत। वो इस अदारे की CEO होने के साथ साथ बहुत काबिल, होनहार और तजर्बाकार माहिर नफ्सियात भी हैं। उन्होंने भरपूर जोशो जज्बे के साथ सोल हीलिंग फाउंडेशन की बुनियाद बहुत नेक तमन्नाओं के साथ रखी है। Assalamu alaikum. I am Sibga Munir, a graduate psychologist. I welcome you all to the platform of Soul Healing Foundation. As you all know, the purpose of Soul Healing Foundation is to spread awareness about mental health issues. It is to spread the knowledge of mental health. आप सबको अंदाजा है कि 10th October is Mental Health Awareness Day. Soul Healing Foundation basically पूरा महीना mental health के हवाले से मना रहा है। मेंटल हेल्थ है क्या? साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होना क्या होता है? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्टिग्मास क्या हैं? एक ऐसा इंसान जो ज़हनी तौर पर बीमार हो, उसके साथ माशरे का रवैया क्या होता है? माहिर नफ्सियात के पास कौन जा सकता है? ये सब और इसके अलावा बहुत से सवाल, इनके जवाबात आप पाएंगे आज के इस अमेजिंग सेशन में, क्योंकि हमारे साथ आज पैनलिस्ट के तौर पर बहुत ही काबिल और एक्सपीरियंस्ड लोग मौजूद हैं। इन सब ने अपनी फील्ड यानी कि साइकोलॉजी में अपना लोहा मनवाया है। आज हम कोशिश करेंगे कि इनकी नॉलेज से जितना इस्तेफादा हासिल कर सकें करें और जितनी अवेयरनेस ले सकें ले लें। आज की पैनल डिस्कशन में हम बात करेंगे सोशल स्टिग्मास एंड प्रेजुडिस टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। इसके अंदर हम 3 चीजों को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अबाउट मेंटल इलनेस होगा। सेकंड नंबर पे हाउ टू एक्सेप्ट आवर लव्ड वंस विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंड थर्ड नंबर पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट अवेयरनेस के बारे में हम बात करेंगे। As I have already mentioned today, I have some very renowned psychologists, so it is very important to take their opinion about this crucial matter. सबसे पहले हमारे साथ हमारी बहुत ही मौजूद मैम साजिदा काज़मी मौजूद हैं। She is a very renowned psychologist, speaker, a well-learned teacher, and most importantly, CEO of our organization that is Soul Healing Foundation. उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं आज मिस नबीला। Miss Nabila Paracha is also a master of hypnotherapy. She is a well-known spiritual healer. She is a life coach, an expert of mind sciences, also a meditation expert and a clinical psychologist. Then we have with us Ma'am Almas, an eminent clinical psychologist, known for her good reputation and empathetic clinical approach. She has done her MS in clinical psychology from Islamic International University. Currently, she's working as a clinical psychologist at NICET. Then we have with us Ms. Sehrish Chaudhary, also a distinguished consultant clinical psychologist, speech language pathologist, hypnotherapist, CBT practitioner. Moreover, she is a gold medalist and Magna Cum Laude award winner. तो इन मौजूद पैनलिस्ट के साथ हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं CEO सोल हीलिंग फाउंडेशन मैम साजिदा काज़मी से पूछना चाहूंगी कि मैम आज आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि सोल हीलिंग फाउंडेशन है क्या, इसका पर्पस क्या है, एंड व्हाट मेड यू टेक सच अ बिग स्टेप। Thank you very much, Sibta. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. To start with the name of Allah, the most beneficent and merciful. It's a most wanted question which I wanted to answer. Soul Healing is a mental health organization and it's aimed to work for mental health of society. And it provides spectrum of services like
regarding mental health issues, psychotherapy, counseling, testing, and internship program. The main aim of Soul Healing Foundation is to uplift stigma. हम ये चाहते हैं कि जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है स्टिग्मा वो हम इसको उठा सकें. तो मेरा एजेंडा विच आई थिंक कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है टू यूनाइट ऑल साइकोलॉजिस्ट अंडर वन अम्ब्रेला and to strive for the rights of the psychologists. And one main major issue which I would like to highlight is work for the Pakistan Regulatory Authority Body. मैं ये चाहती हूँ कि हम सब मिल के कोशिश करें कि हमारी लीगल साइकोलॉजी की बॉडी फॉर्मुलेट होए और जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करे फॉर द साइकोलॉजिस्ट. जो मैल प्रैक्टिस हो रही हैं उन पे भी ऑफ कोर्स डेफिनेटली उस पे भी नोटिस ले. और साइकोलॉजिस्ट बहुत पीछे रह गए हैं अपनी फील्ड में, अपनी जॉब्स में बहुत पीछे रह गए हैं, अपनी ट्रेनिंग में बहुत पीछे रह गए हैं. आई थिंक अगर हम मिलके इकट्ठे हो जाएं और हम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी बन जाती है हमारी, तो बहुत से हमारी चीजें जो हैं, बहुत से हमारे इश्यूज जो हैं रिजॉल्व हो सकते हैं और हम एक अच्छी क्या कहना चाहिए टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग बॉडी हमारी होनी चाहिए, वो लाइसेंसिंग पे और करे कि किसको लाइसेंस देना चाहिए, किसकी ट्रेनिंग अच्छी है, किसको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो है वो साबित हो सकता है. आई थिंक बहुत से इश्यूज हमारे इसके साथ रिजॉल्व हो जाते हैं. थैंक यू. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. इसी हवाले से आज हम सब क्योंकि इकट्ठा हुए हैं तो मैं मैम अलमास से पूछना चाहूंगी कि मैम आप बताएं कि मेंटल हेल्थ कॉमन ऑडियंस लेमैन के लिए कि मेंटल हेल्थ है क्या, मतलब इस दिन की इम्पोर्टेंस क्या है. सोल हीलिंग फाउंडेशन की. एंड जैसे कि आपने पूछा मेंटल हेल्थ डे के हवाले से, तो सबसे पहले तो बात ये है कि जिस तरह से आप लोग भी सब इस चीज़ से वाकिफ होंगे और शायद काफ़ी फिजिकल हेल्थ को काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है या उसको एक्सेप्ट किया जाता है. लेकिन इसके साथ साथ जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे लोग जो हैं उसको फॉर ग्रांटेड या उसको एक्सेप्टेंस यानी उस तरह से नहीं दे पाते. अभी जब आपने सवाल किया कि हमारे पास अगर हम ये बात करें कि ज़हनी सेहत है क्या, तो ज़हनी सेहत इट डजंट मीन कि अगर आपकी मतलब कह लो कि मेंटल इलनेस नहीं है या डिसऑर्डर से आप सफ़र नहीं करे तो वो ज़हनी सेहत है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ज़हनी सेहत को हम एक असल जेंडर पर्सपेक्टिव में या एक अकॉर्डिंग टू मतलब ये तो डिफरेंट बैकग्राउंड में डिफरेंट कल्चर में इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है. लेकिन अगर हम जनरल पर्सपेक्टिव में बात करें तो ज़हनी सेहत से मुराद आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर इमोशनली और साइकोलॉजिकल वेल बीइंग की वो स्टेट है जहाँ पे आप इजीली कोप अप कर सकते हो अपने ट्रिगरिंग सिचुएशन के साथ. यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो कि चलें कि आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप उसके साथ कोप अप इजीली कर लोगे, आप उसके साथ मैनेज कर लोगे. आपकी डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. इसके साथ साथ एक और बात जो कि बहुत अहम है कि आपके जो फंक्शनल एरियाज ऑफ लाइफ हैं वो तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहे. यानी कि आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपके साथ जो मेरिटल लाइफ है यानी वो चीज़ें आप अगर उनको गो थ्रू कर रहे हो इससे स्मूथ वे में तो दैट मीन यू आर मेंटली हेल्थी. तो हमने क्यों एक्सेप्ट करना है या इसकी रीज़न है. हमारे यहाँ बात ही तब की जाती है जब कोई शख्स ठीक से जाके कहीं सुसाइड कर लेता है या वो कुछ मज़ीद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेता है. तो इसको मनाने का जो बेसिकली मकसद है वो यही मकसद है कि हम लोगों को आगाह कर सकें, उन्हें एजुकेट कर सकें और उन्हें ये विल पावर होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट करें. आई थिंक तो इट्स ओके अगर मतलब मेंटल इलनेस या मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं साइकोलॉजिकल उनसे मैं आप कोई भी तीसरा शख्स सफ़र कर सकता है और वो किसी भी वजह से हो सकते हैं. इसकी एक मेन कॉज ये भी है कि आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे अंदर वो भी जब इम्बैलेंस होते हैं और समटाइम हमारे यहाँ जो ट्रिगरिंग सिचुएशंस होती हैं उनके साथ हम अगर इजीली कोप अप ना कर सकें तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेंटल इलनेस से होते हुए या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र करते हुए हम एक डिसऑर्डर फॉर्म जो है उसकी शक्ल इख्तियार करते हैं. थैंक यू. अच्छा, यहाँ पे मैं मैम सैरिस से पूछना चाहूंगी कि मैम जैसे कि हमें पता चला कि मेंटल इलनेसेस क्या होती हैं, मेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, आप हमें प्लीज बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका करंट स्टेटस क्या है माशरे में. एक मेंटली इल इंसान अगर आप किसी को डिक्लेयर करते हो तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं. Assalamualaikum. Hope you all are good and doing well. Firstly, I'm really thankful to Soul Healing Foundation जिन्होंने मुझे मौका दिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म के नीचे कि जहाँ पे मैं एक तो एज अ मॉडरेटर आपको पैनलिस्ट भी सारा कुछ बता सकूँ और सेकेंडली मैं अपनी सर्विसेज भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकूँ. थैंक्स अगेन रियली.
अच्छा मिस, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स क्या है, मीन टू से साइंस क्या है, करंट साइंस जो हैं वो शो हो गए तो वो कौन से होंगे। मेंटल हेल्थ के अबाउट मिस अलमास ने बहुत अच्छे से डिक्लेयर कर दिया है कि ये मेंटल हेल्थ है, वाकई बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मेरी 2013 से प्रैक्टिस है, तो मैंने जो रियलाइज़ किया वो ये किया है कि फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब मेंटल हेल्थ हो चुकी है। बस ये बट इसकी जो अवेयरनेस है वो स्टिल बहुत ही ज़्यादा कम है। उसका मैंने रेशियो भी बहुत अच्छे से 2017 टू ऑनवर्ड मतलब कंप्यूट वैल्यूज ली, ताकि मैं इस सेशन के अंदर बता सकूं और जितने भी मेरे लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं मुझे, वो भी इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, अभी मैं यहाँ पे बात करूँ कि सिम्टम्स एक्चुअली होती क्या है। मतलब मेंटल हेल्थ, अगर मेंटली कोई भी शख्स प्रॉब्लमेटिक हुआ है तो उसके अंदर कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जो लाइक करेंगी, देन हम उसको लेबलाइज कर लेंगे कि आया कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स। सबसे पहली तो बात ये है कि एक तो उसके अंदर इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है, सैडनेस इतनी हो चुकी है, एक्सेसिव लेवल की सैडनेस हो चुकी है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम सैड होते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद हम मॉडरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आहिस्ते आहिस्ते जब बैलेंसिंग की तरफ आते हैं तो हमारी जो रूटीन होती है भी नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है। बट अगर यही फीलिंग सैड की, डाउन की, इरिटेबिलिटी की एक्सेसिव हो रही है, परसिस्टेंट हो रही है, मुसलसल रह रही हैं, तो इट्स मीन कि आप कहीं ना कहीं मेंटली रिटार्डेड हो रहे हैं और आपको प्रोफेशनल की जरूरत है। बट हमारी सोसाइटी में होता क्या है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। पहले तो खुद से कोप अप करने की ट्राई की जाती है, जब वो नहीं होती तो जो नेक्स्ट होता है वो स्टेप जो होता है वो पीर फकीर का होता है। सेकेंडली जो बात करूंगी, एक तो ये है कि आप अगर चीजों को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको डिसीजन मेकिंग पावर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप कंसंट्रेट कर सकें, फोकस कर सकें किसी एक टास्क पे एट अ टाइम, वन टास्क टू अनदर टास्क, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे थ्रू आउट, वो आपकी कंटिन्यू वो सिचुएशन है, तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब है। अब वो डिस्टर्बेंस की एक अलग कैटेगरी है। वो डिस्टर्बेंस आप स्ट्रेस की फॉर्म में है, आप डिप्रेशन की फॉर्म में, आप एग्जाइटी की फॉर्म में, वो इज समथिंग एल्स। यहाँ पे जस्ट ओनली मैं सिम्टम्स की बात कर रही हूँ। इसके अलावा एक फियर की बात होती है। फियर होना, वरी होना, बोथ आर डिफरेंट चीजें। मतलब वरी आप किसी चीज को लेकर परेशान हो रहे थे कि डोंट नो मेरे साथ क्या होगा। फियर एक अनजाना खौफ है, मतलब उस खौफ की एक्चुअली रियलिटी नहीं है, इरेशनल फियर है, जिसको आपने इतना खुद पे हावी किया हुआ है कि सम टाइम आपके अंदर जो फीलिंग्स होती है वो गिल्ट की आ जाती है। गिल्ट और शेम की फीलिंग आप अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेते हैं। देन क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो ना तो कंसंट्रेट कर पाता है, ना ही किसी चीज पे फोकस कर पाता है। टायर्डनेस आपको बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी जो एनर्जी है वो लो हो रही है, आपको स्लीपिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके मूड डिस्टर्ब हो रहे हैं, समटाइम आप बहुत ज्यादा हाई मूड हो जाते हैं, समटाइम लो मूड हो जाते हैं। तो ये जो टोटली सिम्टम्स होती हैं, अगर ये आपके अंदर अपीयर हो रही हैं तो आपको कंसल्टेंट करना चाहिए। मतलब एक प्रोफेशनल के पास आप जाएं, आप जाके कंसल्ट करें। बट एक स्टिग्मा बना हुआ है सोसाइटी का, जिसकी वजह से लोग, एक तो अवेयरनेस, शायद कुछ तो लोग ऐसे हैं, मतलब मेरी ऑनलाइन भी वर्किंग स्टार्ट है तो मैंने जो रियलाइज किया है मैं यहाँ पे वो प्रैक्टिकली शेयर करना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विलिंग है, डिवोटेड है, बट वो ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स वो नहीं प्रोफेशनल को अप्रोच कर पाते। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो करना ही नहीं चाहते। तो अगर आज सोल हीलिंग फाउंडेशन ने इतना अच्छा ये सेशन रखा है, तो आई होप कि यहाँ पे जितने भी लिसनर्स होंगे वो एटलीस्ट इससे जरूर फायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। सेकेंडली, आपकी जो बात थी करंट स्टेटस की, तो करंट स्टेटस की मैंने बहुत ही एक्यूट वैल्यूज ली हुई है। अब अगर 2017 की बात करें तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी 49.5%, उसके अंदर मेंटली डिसऑर्डर जो थे वो अपीयर हुए थे। मेंटली डिसऑर्डर जो थे वो उन्होंने किए, वेरीफाई किए। उनमें से जो फीमेल की रेशियो थी वो 51% फीमेल की रेशियो थी एंड 48% जो थी वो मेल की रेशियो थी। हालांकि अब अगर देखा जाए, जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ एक ग्लोबल इशू है, ठीक है। 300 मिलियन पीपल, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड में से 4.4% जो लोग हैं वो डिप्रेशन को सफर कर रहे हैं। और इस वजह से मैं कहती हूँ हाफ से भी कम होंगे जो कि एक प्रोफेशनल को या फिर एक कंसल्टेंट को हायर करते होंगे या अप्रोच करते होंगे। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये एक एक्यूरेट वैल्यूज से ली गई हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ली गई हैं ताकि हम इसके अबाउट और ज्यादा, क्योंकि ये एक वाइड रेंज है, इस पर जितना बोला जाए उतना कम है। अगर हम इसको फर्दर लेके चले, हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से अवेयर करवा सकते हैं। ठीक, तो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच। पूछूंगी मैम,
क्योंकि हमें स्टैट्स भी अब पता चल चुके हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, अगर इतनी ज्यादा रेशो है तो फिर लोग इसको सीरियस क्यों नहीं लेते? क्या मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को ही क्यों सीरियस लिया जाता है? मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का क्या कोई रिलेशनशिप है, और अगर है तो किस हद तक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगी सोल फाउंडेशन का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आके अपने जो भी हमारी नाक़िस कुछ मालूमात हैं वो हम मतलब नाक़िस तो नहीं कहेंगे, एक अथेंटिक ही है, लोगों तक पहुँचाएं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि ये क्यों नहीं लोग सीरियस लेते, तो वो तो इन्होंने बताया कि स्टिग्मास हैं, कुछ टैबूज हैं लोगों के बने हुए हैं। हमारी मेंटल हेल्थ है वो हमारी फिजिकल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट होती है। तो ज़ाहिर है जो भी हम सोचते हैं हमारे ब्रेन के ज़रिए वो पूरी बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं अकॉर्डिंग टू आवर माइंड साइंसेस। ज़ाहिर है साइकोलॉजिस्ट भी इसको उसी तरह से ही मानते हैं। तो वो जो हमारा ब्रेन मैसेज देता है वो पूरी बॉडी में जाता है ब्लड के ज़रिए, ऑक्सीजन के ज़रिए सेल्स में, तो वो पूरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। इसमें कुछ मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन से ऑर्गन किस किस हमारे जज्बात से, इमोशन से इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे इमोशन जो है वो नेचुरल होते हैं, बट हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब जितना ज्यादा हम खुशी का इजहार करेंगे, चाहे आप एक आर्टिफिशियली अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा लें, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपका एक हैबिट बन जाती है और आपकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाती है। सबसे पहले इसमें नेगेटिव इमोशंस को मैं शो करूंगी थोड़े से कौन से हैं और वो किस तरह से इफेक्ट होते हैं। अगर हम यहाँ पे ले गुस्से को यानी एंगर को, तो हमारी इस पे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, उस पर फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है किस तरह से, क्योंकि ये गुस्सा और एंगर जो है वो हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हम गुस्से की हालत में बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर लोगों का काफी हाई हो जाता है और वो बहुत टेंशन ले लेते हैं। तो इसका जो बेसिकली सोल्यूशन भी मैं साथ ही बता देती हूँ, उसमें ये है कि आपने अगर किसी को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा तो वो पानी पिए, वजू करे, बैठा है तो खड़ा हो जाए और चहलकदमी करे, तो आपका गुस्सा काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो फियर और फोबियाज हैं वो हमारे गुर्दों को इफेक्ट करते हैं, हमारी किडनीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं फियर और फोबियाज। तो इसमें फिर ये सोल्यूशन हम कर सकते हैं, हम अल्लाह पर ट्रस्ट करें और जो फियर है उसकी जगह पे हम फेथ को लेके आए और फोबियाज जो है वो खत्म कर दें। तो इसके बाद हमारा जो ज़हनी दबाव है या हमारी जो एंग्जाइटी है या प्रेशर्स होते हैं हमारे लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ है, तो वो अक्सर औकात फालिज का भी सबब बनती हैं हमारी सेहत पर। इस तरह से ये असरअंदाज होते हैं। और दूसरी ये कि आजकल लोग थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान हो जाते हैं, फिक्रमंद होने लगते हैं। मतलब अब स्टूडेंट को भी देख लें, कितनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, टेंशन ले लेते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारे स्टमक पे पड़ता है, हमारे मैदे पे पड़ता है। या तो टेंशन में लोग खाना पीना छोड़ देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है वो हमारे लिए डेंजरस हैं। हमें एक एतदाल की उसमें सूरत में रहना चाहिए। बाकी ये है कि ये तो काफ़ी नेगेटिव असरात होते हैं हमारी पूरी बॉडी पे। जिगर लीवर जो है वो भी गुस्से की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और ये रिसर्च से सारी चीज़ें जो हैं ये साबित हैं। अब ये है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए। इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, अपनी जो मेंटल हेल्थ के ज़रिए अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे तो हमारी बॉडी ऐसे, हमारा ब्रेन ऐसे हार्मोन्स और ऐसे एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस और जनरेट करेगा, जिससे हमारी जो मेंटल हेल्थ भी जो है वो भी इम्बैलेंस रहेगी और हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। खुश रहें, कह के लगाएं, ये सॉल्यूशंस आजकल हैं। और हग करें, हग का रिसर्च से साबित हुआ है कि 20 सेकंड की हग जो है ना वो एक इंसान को इमोशनली और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। और उसके अलावा बाकी और भी चीज़ें आ जाती है, उसमें मेडिटेशन है, आप दोस्तों से मिलें, गपशप लगाएं। तो ये है कि जितने ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। इसमें कुछ बहुत सारे आजकल मेथड हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये है थोड़ा बहुत जो मैं बताना चाह रही थी कि हमारे इमोशंस कैसे हमारी फिजिकल हेल्थ पर असरअंदाज होते हैं। जी, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Well, indeed, mental health is also a very important thing. हम इसको continue करते हैं.
मैम अलमाज से अब मैं पूछना चाहूंगी कि मैम जहनी दबाव जो है वो बड़ा आजकल मुआशरे में देखा जाता है, बहुत कॉमन चीज़ है। तो अगर एक इंसान जहनी परेशानी से दो चार है और वो इस हद तक हो चुका है कि उसको अपने आप को मारने के ख्यालात आते हैं, सुसाइड के ख्यालात आते हैं, तो इस घुटन ऐसा इंसान जो इतनी मायूसी या इतने घुटन में जा चुका है, तो उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ हम किस तरह से ला सकते हैं? जी सो मच अगेन। आपका जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है और बाकी सुनने वाले लोग हैं या जो मेरे पैनलिस्ट हैं सब इस बात से बात करेंगे कि नंबर ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और दे आर डाइंग बाय सुसाइड। ऐसा ही है, काफ़ी लोग जो हैं वो अभी जो है वो सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ या उनको ज़िंदगी को अपनी ख़त्म करने के बाद बार ख्याल आ जाते हैं। अब बात ये है कि देखिए सम टाइम तो ऐसा होता है, थिंग्स आर वेरी ओपन एंड दे सिम्टम्स आर वेरी अपेरेंट, यानी कि चीज़ें बड़ी ओपनली, यानी कि अगर कोई एग्रेशन है या उसका डिप्रेस फेज है तो वो चीज़ें बड़ी ओपनली लोगों को भी नज़र आ रही होती हैं और आपको खुद भी महसूस हो रही है। लेकिन बाद बात आपके अंदर, जैसे आपने कुछ जिक्र किया कि इंसान कभी कभी खुद ही मायूसी और घुटन का इतना शिकार हो चुका होता है या उसका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो लोगों पे कम रह जाता है, वो लोगों से बात करना छोड़ देता है या लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना छोड़ देता है। इन सब चीज़ों की वजह से जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आता है उसकी मेंटल हेल्थ पे, या उसकी वही बात है अगेन, डिसीजन पावर जो है वो कम होने लग जाती है और इमोशनली जो है वो प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब आपने ये पूछा है कि अगर कोई सुसाइडल आइडिएशन, सबसे पहले तो हमें एक फ़र्क समझना है कि सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल अटेम्प्ट में फ़र्क क्या है। बेसिकली सुसाइडल आइडिएशन मीन्स कि आपको बार बार अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के ख्यालात आते हैं, और सुसाइडल अटेम्प्ट ये है कि आप फाइनली एक डिसीजन लेते हो कि नाउ यू हैव टू जस्ट कमिट अ सुसाइड, यानी कि अब आपने अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो देखिए एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, मैं अगर आपको ये कहूँ कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे या आपको या कोई भी शख्स इस चीज़ से सफ़र करता है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहली तो बात ये है कि मसला हमारे पास ये है कि हम ज़्यादातर अपने आप को लोगों की खुशियों के साथ, लोगों के गोल्स के साथ या लोगों की सक्सेस के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। आपने अपना कंफर्ट जोन देखना है, आपने अपना देखना है कि आपका क्या लेवल ऑफ कैपेबिलिटी है और आपकी क्या लेवल ऑफ सक्सेस है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखना है कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको दोबारा से मतलब इस तरह से ख्यालात आते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि यू हैव टू नो अबाउट योर वर्थ। आपने अपनी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी एबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में सोचना है और खुद को रियलाइज़ करना है। लिखें उसको, तो बार-बार अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स कहें जिससे आपकी दोबारा से आप खुद को रीइंफोर्स कर सकें टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको अगेन ख्यालात आ रहे हैं तो आपको जो ख्यालात आते हैं बेसिकली वो आते हैं जब किसी की लव वन की डेथ होती है या कोई इमोशनली आप डिस्टर्ब होते हो या किसी की वजह से आप सुसाइड करते हो या फिर अपनी कुछ ऐसी जाती बातें होती हैं, वजूहत होती हैं। तो आपने वो जो ट्रिगरिंग सिचुएशन है उसको कुछ टाइम के लिए डिटैच करना है। इसके अलावा कुछ हार्मफुल चीज़ें हैं, जैसे कि आप मिसाल के तौर पे कुछ आपको लगता है कि आप वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आप उन चीज़ों से दूर रहें कुछ टाइम के लिए। दूसरा ये कि अपने डिले करें अपने उस डिसीजन को, कि आपका अगर एक डिसीजन आ गया कि आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है अपने आप को, तो आप उस डिसीजन में थोड़ा-सा वक़्त लें कि 24 घंटे उस चीज़ से सोचें कि क्या इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे, आपके लव्ड वन जो हैं, कुछ 2-4 जो भी लोग हैं, उनके बारे में सोचें कि वो कैसा महसूस करेंगे, या आप अपनी ज़िंदगी के अदर जो आपके कह लें गोल्स हैं, या आप उन चीज़ों पे देख सकते हैं कि आपके अदर जो पर्सपेक्टिव्स हैं लाइफ के, आप उनके ऊपर काम करें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपना कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी इंसान रखें। अगर 2-3 लोग हैं आपकी लाइफ में तो इज़ गुड, अगर नहीं है तो हम सब जो है कैथारसिस के कह लें कि जो प्रोसेस है उसको जानते हैं कि किस तरह से आपने पेंट अप इमोशंस और फिर दबे हुए इमोशंस हैं, जज़्बात हैं, उनको आप रोने के ज़रिए आप अपना, हर किसी का एक स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ ध्यान होता है या एक गॉड रिलीजन पर्सपेक्टिव होता है, आप उस चीज़ की तरफ जाएँ, आप उसके ज़रिए अपने आप को हील अप करें। इसके अलावा अगर आप फिर भी नहीं कर पाते तो आप कोशिश ये करें कि आप किसी क्लिनिशियन से, किसी थेरेपिस्ट से हेल्प ले लें। और अगर कोई चीज़ ऐसी नोटिस में आ जाती है जहाँ पे लोग नोटिस करते हैं कि बच्चा बार-बार बात कर रहा है, या फिर समटाइम ऐसा होता है कि शायद हम भी सोसाइटी की वजह से या
हम खुद एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल रहे होते हैं या हम लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं कि दे हैव टू बी गुड ऑल द टाइम, दे हैव टू बी नॉर्मल ऑल द टाइम। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उनका जो प्रेशर है उनकी ज़हनी सेहत पे या उनको इस चीज़ की तरफ माइल करे। तो आई थिंक सो समटाइम इट्स ओके टू नॉट बी ओके, और आपको हमेशा आपको यू हैव टू ट्रस्ट इन द थिंग्स कि देयर माइट बी सम लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। आपने हमेशा कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की तरफ देखना है। थैंक यू मैम, बिल्कुल बिल्कुल इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं मैम साइजा से पूछना चाहूंगी कि मैम, व्हाई डोंट पीपल प्रेफर गोइंग टू अ हेल्थ प्रोफेशनल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स? Fine. Your question is कि why people don't prefer to go to mental health professionals. A very clear cut answer is कि as you all know, stigma. आपको अच्छे तरीके से पता है कि लोग घबराते हैं कि हम ना जाएं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, कि फिर वो उनके ऊपर एक स्टिग्मा लग जाएगा कि ये तो पागल है, और इससे तो मतलब कि हमारी सोसाइटी भी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। एक तो ये रीजन है। दूसरा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज कि लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें पता ही नहीं हमारे लोगों को होता कि हमने जाना कहाँ है। थर्ड, अनदर रीजन इज रोल ऑफ फेथ हीलर्स, कि फेथ हीलर के पास उनके पास इजी एक्सेस होती है। और फोर्थ रीजन इज कि दे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू, क्या कहना चाहिए, कि जब वो अपना एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं पेशेंट डायरेक्ट, अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार या अपनी किसी परेशानी का इजहार डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इट्स दे अगेन चेंज इट टू, क्या कहना चाहिए, फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है, वन थिंग। दूसरी चीज है, इफ नॉट फिजिकल सिम्टम्स तो वो उनका ये आ जाता है कि जैसे जिन और भूत जो इन पे साया आ गया। तो ये रीजन है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास नहीं जा सकते, कि उनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए। दे स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स फेथ हीलर्स, और वहां जाके बहुत ज्यादा उनकी हालत और खराब होती है, बिकॉज द रूट कॉज जो उनका हो है दैट इज नॉट एड्रेस्ड। और इसके अलावा जो उनके इश्यूज चल रहे करता, और ना ही फिर वो मेंटल हेल्थ जो है उनकी एड्रेस होती है। तो दिस इज द 2 3 4 मेजर रीजंस। अनदर इज नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। हम फिर एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें कोई मेंटल हेल्थ की जो है हमारी ये बीमारी भी है। ठीक है, हम इसको कोई भी कि कोई बात नहीं। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेंटल हेल्थ है इट इज एज इम्पॉर्टेंट एज आर फिजिकल हेल्थ। अ वेरी अनफॉर्चुनेट मेंटल हेल्थ की एक्सेप्टेंस भी नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, role of these faith healers भी है, and above all is stigma. These are the major causes. That's why they don't go to mental health professionals. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल बिल्कुल यही चीजें हैं। मैम नबीला, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो मैम ने बताया कि वो दूसरे लोगों के पास जाते हैं जिनको हम अगर पीर फकीर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेंटल इलनेस को समझते हैं कि शायद इस पे जिन भूत हो, वो साया वगैरह है। तो लोग ज़्यादातर ऐसे पीर फकीरों के पास जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं और ओरिजिनल भी हैं, प्योर भी हैं, बट मोस्टली जो है वो ज़्यादातर लोग तो हमें तो सुनने में और देखने में यही आया है कि वो लोगों को सादा लोग, बेचारे लोग होते हैं और वो उनको बेवकूफ बनाते हैं और पैसे उनसे लेते हैं। फिर बाद में कोई डाटा वगैरह भी उनसे लिया होता है, जाहिर है, फिर उनको ब्लैकमेल भी करते हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगी कि हर इंसान, अगर जैसे मैं माइंड साइंसेस की हम लोग थेरेपी सीखते हैं या सिखाते हैं, टेक्निक्स होती हैं, और अपनी जो इनर है स्ट्रेंथ है या इनर पोटेंशियल है, अगर हर इंसान उसको ठीक करे और उसको इम्प्रूव करे, अपने आप को स्ट्रेंथन करे, बजाय इसके कि वो इधर उधर लोगों के पास जाए और उनसे जाके, ठीक है, अगर प्रोफेशनल के पास से वो नहीं जाना चाह रहा तो वो खुद से भी खुद को हील कर सकता है। लेकिन बेहतर तो यही होता है कि प्रोफेशनल के पास जाए और अपनी हेल्प ले। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को ये लगता है, तो बजाय इसके कि वो इधर उधर तावीज और इन चीजों में जाएं, और जो दूसरे होते हैं आमिल वगैरह, मोस्टली लोग यही करते हैं, क्योंकि वो वहां पे तो पैसे दे देते हैं लेकिन वो प्रोफेशनल को फीस नहीं दे सकते। तो बेहतर हम लोग फिर ये रिकमेंड करते हैं कि खुद से ही अपनी हीलिंग खुद करें, अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ पैदा करें, अपना इनर पोटेंशियल जो है वो उसको जगाएं, उसको जनरेट करें, ऐसी चीजें अपने अंदर से ही कि वो खुद को खुद हील कर सके। और ये हो जाता है, और बहुत सारे लोग इस तरह से कर भी रहे हैं। बहुत सी टेक्निक्स हैं, थेरेपीज हैं जो लोग सीख सकते हैं, क्योंकि लोगों की बहुत कंप्लेन होती है और वो वाकई ऐसा ही सोसाइटी में चल रहा है। तो ये मैं इस पे यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि काफी सारी बीमारियां होती हैं और लोग ये समझते हैं कि शायद इन पे कोई जिन भूत है या कुछ साया वगैरह है, तो असल में होता कुछ और ही है।
जी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, इनर पावर बेशक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे मैम कंटिन्यू करना चाहूंगी, यहाँ पे आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि क्या कॉमन मिथ्स हैं जो हमारे मुआशरे में कॉमनली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं। अभी जैसा कि मैम साइदा ने भी ये बताया है कि एक तो सबसे पहला जो मिथ मैं समझती हूँ ना कि लोग, अगर हम आम भी अपने भी सराउंडिंग में बात करें ना, तो लोग यही समझते हैं कि ये पागल मतलब क्रेजी समझते हैं कि जो क्रेजी होगा वही उसको ही मेंटल इलनेस है या उसको ही कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। समटाइम्स आपको छोटे मोटे कोई भी इशू होता है, लाइक नींद ना आना या दिल घबराना या उदास होना, बेवजह रहना, कुछ ऐसी भी सिम्टम्स होती हैं जो आपके बिहेवियर से भी होती है। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा ही टॉप पे जाके वो हरकतें की हों। तो लोग ये छोटी मोटी बीमारियों को बीमारियां, इन कंडीशंस को या इन सिम्टम्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते और वो समझते नहीं है कि ये वाकई ही कोई इशू है। तो अगर स्टार्ट से ही वो इस पे कर ले तो इसको कवर कर लें तो ज्यादा बेटर होता है। अब दूसरा जो मिथ है वो हमारी सोसाइटी में मोस्टली ये पाया जाता है कि दूसरे लोग ये समझते हैं कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब कर रहा है और उसको थोड़ा सा स्ट्रेस है, ओवर वर्कलोड हो जाता है या कुछ ओवर बर्डनाइज हो जाता है, तो वो इंसान स्ट्रेस में या एंजाइटी में चला जाता है। तो उसको फिर जॉब से भी निकाल दिया जाता है ये कह कर के ये तो जॉब नहीं कर सकता या इसको मेंटल इलनेस है। और वो उस चीज से वो बंदा और ज्यादा उस में प्रॉब्लम में चला जाता है। हालांकि वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, वो ज्यादा एक्टिव हो सकता है वो ज्यादा मोटिवेशनल तरीके से काम कर सके, लेकिन उसको इन चीजों को समझा नहीं जाता। ये भी हमारी सोसाइटी में काफी कॉमन चीज है। किसी को थोड़ी सी कुछ सिम्टम्स आ जाए तो फिर उसको बिल्कुल ही ना अहल समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अच्छा, एक और कॉमन जो है चीज वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो वायलेंस करे या जिसका बिहेवियर वायलेंट हो तो वो ही बंदा जो है वो उसको ही मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। छोटे मोटे सिम्टम्स जैसे वही बात मैंने बताई, नींद ना आना या किसी को भूख नहीं लग रही, वो उसको कहते हैं कि इसको स्टमक का प्रॉब्लम है। हालांकि वो सारा उसका स्ट्रेस हो सकता है, कोई ऐसी उसकी मेंटल इलनेस हो सकती है या और भी कोई मसला हो सकता है, कोई एंग्जाइटी का शिकार हो रहा है। तो लोग घर वाले या कोई भी अगर फॉर एग्जांपल हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसा है या हमारे जानने वाला है, हम उसको कुछ सिम्टम्स देख के अगर हम उसको ये कहते हैं कि तुम्हें कोई किसी जरूरत है किसी प्रोफेशनल की या हेल्प की, तो लोग उसके ना तो उसके घर वाले इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना वो खुद करता है, और वो कहते हैं नहीं खुद ही ठीक हो जाएगा एक दो दिन में। तो होता ही है कि फिर वो चीजें स्टार्ट से ही अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वो बढ़ती जाती हैं। उसको रिकवर करेंगे जितनी जल्दी तो वो उतनी ज्यादा फायदेमंद होगी। एक और भी जो समझा जाता है हमारी सोसाइटी में वो ये होता है कि लोग ये समझते हैं, और जिसको अगर कोई प्रॉब्लम भी हो थोड़ी बहुत या ज्यादा भी हो तो वो उसको ये कहा जाता है या एक मिथ बना हुआ है सोसाइटी में, एक टैबू है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती या अगर होती भी है तो इंसान बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता। हालांकि हजारों लाखों लोग जो हैं वो अक्सर अच्छी ट्रीटमेंट से और प्रॉपर अपनी जो है हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। अगर वो अच्छी तरीके से या पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है उसको पूरे पे अगर वो इम्प्लीमेंट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो वो जरूर रिकवर हो सकते हैं और होते भी हैं। और लास्ट में अब मैं एक और बताना चाहूंगी जो कि काफी कॉमन है। जैसे अगर हमारे सराउंडिंग में कोई है प्रोफेशनल के अलावा अगर किसी अपने फ्रेंड से या किसी जानने वाले से कोई हेल्प लेना चाहता है तो वो सेकंड पर्सन उसको यही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो ठीक है, उसे प्रोफेशनल के पास ले जाना जरूरी है, लेकिन स्टार्ट में कोई भी उसकी हेल्प इस तरह से कर सकता है कि उसको कन्विंस किया जाए, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ वापस लाया जाए। और दूसरा ये कि उसको किसी को भी कभी क्रेजी या नॉर्मल या इस किस्म के अल्फाज से ना पुकारा जाए। अगर कोई किसी की वाकई हेल्प करना चाहता है और उसको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाकर फिर उसको प्रोफेशनल की तरफ ले जाने पे एग्री किया जा सकता है। लेकिन स्टार्ट में उसको इस तरह से ही कन्विंस किया जाता है कि जैसे अगर कोई आपका दोस्त है या आपको कुछ जानने वाला है उसमें आपको कुछ सिम्टम्स ऐसी नजर आती हैं जो कि नॉर्मल नहीं लगती या उसकी अपने डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं, तो फिर जरूर आप उसको थोड़ा बहुत सहारा दें। और हर कोई ये अपने लेवल पे ये कर सकता है और इसी से फिर हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस आती है और लोग फिर प्रोफेशनल के पास जाने को प्रेफर भी करते हैं जब तक आप उसको कन्विंस नहीं करेंगे। तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि ये अवेयरनेस इतनी ज्यादा फैलाई जाए कि लोग प्रोफेशनल्स के पास ही आए, ना कि अपने दोस्तों से या हमसायों से या किसी बड़े बूढ़े से ही बस मशवरे लेके और अपने जो
इलनेस है या कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ठीक है किसी हद तक। लेकिन जो प्रोफेशनल आपको गाइडलाइन या एक प्रॉपर मॉड्यूल के साथ आपकी ट्रीटमेंट कर सकता है, वो दूसरे लोग उस तरह से नहीं कर सकते। तो ये है जो मैंने आपको बताया। ये कुछ मिथ्स वगैरह हैं जो हमारी सोसाइटी में है। लोगों को जरूरत है अवेयरनेस की कि वो इन चीज़ों को समझें। जी, थैंक यू। बेशक बेशक मैम, ये वेलकम, थैंक यू सो मच मैम। बेशक ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, क्योंकि मैम सैरिश मैम नबीला ने भी हमें बताया तो है कि मेंटली सिक लोगों को मेड्स के साथ साथ मतलब इनके साथ हम वापस कैसे ला सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आप क्या समझती हैं कि मेंटल हेल्थ के को लेके लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है? मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना क्यों सही नहीं समझा जाता, या अगर समझा जाता है तो किस हद तक सही समझा जाता है, और इस अवेयरनेस के सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मिस शिव का। ऐसे यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। फर्स्टली बात तो ये है कि ये टोटली अवेयरनेस सेशन है। इसके अंदर जितनी हम अवेयरनेस दे सकते हैं उतनी दे दें अपने ऑडियंस को, बाकी उन पे डिपेंड करना है उन्होंने नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है। एक मिथ जो मैं भी इस मिथ के अंदर ऐड करना चाहूँगी, और वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के सारे सालों में नोटिस किया है, रियलाइज़ किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों का ये मानना है कि जो साइकोलॉजिस्ट है ना, ये वो बातें करते हैं जो हमारे बड़े बूढ़े भी बताते हैं, बिकॉज क्योंकि वो रियलिटी बेस बोल रहा होता है। अब रियलिटी बेस को टेक्निकली प्रूव कैसे करना है या फिर आप अपनी लाइफ को लेके उसके साथ कैसे चलते हैं, ये टोटली डिफरेंट दोनों चीजें हैं, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि अगर एक प्रोफेशनल आपको ये बोल रहा है कि आपको स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को आपने मैनेज कैसे करना है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो टोटली रिलेटेड टू प्रेजेंट कंडीशन है। अब उसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए उसने कुछ आपको टिप्स बताने हैं। वो योगा मेडिटेशन में हो सकते हैं, वो कुछ छोटी सी डीप ब्रीथिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके माइंड में फौरन क्या बात आएगी, अच्छा ये मेरी अम्मी भी कह रही थी कि उसके चहलकदमी तो कर लो, ठीक है। तो एक ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ चूंकि अवेयरनेस सेशन है तो मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सीवियर लेवल पे जाके हो। और जो सबसे बड़ी बात एक और ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि फर्स्टली तो हम साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर को जल्दी डायग्नोस नहीं करवाते। मिनिमम 3 to 4 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर्स मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 11 ईयर से, मैम हमें डिप्रेशन है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई जब आपको फील हुआ 6 मंथ में आपको परसिस्टेंट वही फीलिंग्स आ रही हैं, वही आपका मूड रह रहा है, तो आपने किसी प्रोफेशनल को क्यों हायर नहीं किया? इट्स टोटली लैक ऑफ अवेयरनेस। सेकंड थिंग इज दिस, अगर फिजिकली हमें कोई भी कंप्लेंट हो, फिजिकली हमें कोई भी कंप्लेंट हो, तो हम लोग तीसरे दिन डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर हमारा एक्सरे करता है, सीटी स्कैन, टेस्ट, ये वो सारा कुछ करके बताता है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये मेडिसिन इस्तेमाल करो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन ब्रेन क्योंकि एक इतना इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, लेकिन उसको लेके हम इतने लाइटेड हो जाते हैं, इतने लाइटेड हो जाते हैं कि हम लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। अब नींद क्या है? नींद के अंदर वेव्स का इंक्लूड है। वेव्स अल्फा बीटा थीटा गामा, ये चारों वेव्स हैं। अगर तो वो वेव्स एक्टिवली उसके अंदर परफॉर्म कर रही हैं, हम लोग सोते हैं तो वो वेव्स जो होती हैं हमारी डीएक्टिव हो जाती हैं। अगर वो एक्टिव रहती है तो इट्स मीन कि हम लोगों की जो स्लीप होती है वो नॉन रैम स्लीप होती है। जब उठते हैं तो मसल थके हुए होते हैं, बोझ होता है कंधों पे, ऐसा फील होता है कि जो स्ट्रेचेस पहले चल रहे थे वही दिमाग में दोबारा आना से स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये कंडीशन एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि एक पेशेंट वो ये कंडीशन फील कर रहा है 1 हफ्ते से थ्रू आउट। अब कहीं ना कहीं अब नॉर्मेलिटी तो शो हो रही है, लेकिन वो नहीं करेगा अप्रोच साइकोलॉजिस्ट को। वो क्या करेगा, किसी आपने इर्द गिर्द वाले से किसी से पूछेगा, वो कहेगा मैंने ये गोली ली थी, तुम ये लो। अब वो गोली क्या होगी? वेल कोई ना कोई एनाल्जेसिक्स होगी जो उस वक्त के लिए डीएक्टिव कर देगी। अब उसके आगे जाके हार्म स्टार्ट हो जाएंगे। जब हार्म उसके कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे तो फिर जाके कहीं 3 से 4 साल के बाद किसी प्रोफेशनल के पास जब जाते हैं ना, मोस्टली ऐसा होता है, मेरे पास कैसे पेशेंट आते हैं सवेरिटी लेवल पे आते हैं, जब उनको स्ट्रक्चर्ड प्लान दिया जाता है, स्ट्रक्चर्ड प्लान है ये आपके पास, ये आपने ऐसे सेशन लेने, ऐसे आपकी काउंसलिंग होनी है, ऐसे आपको थेरेपीज दी जाएंगी, तो वो चीज़ उन्हें फील हो रही होती है कि ये तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग टाइम का इलाज है और पता नहीं इससे हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे चूंकि अवेयरनेस सेशन है तो मैं ये बताना चाहूंगी, एक तो ये है सबसे पहली बात जो कि बिल्कुल रियलिटी बेस है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने भी हैं वो ट्रीटेबल नहीं है, वो मैनेजेबल है, वो बैलेंसिंग है। किस तरीके से बैलेंसिंग है उसकी थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री समझा देती हूँ। अब होता है ऐसे है कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है तो उसके अंदर जो केमिकली रिएक्शन है हमारा टुवर्ड्स बॉडी, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है, उनके अंदर इम्बैलेंसिंग आ जाती है।
इम्बैलेंसिंग कैसे आती है? फॉर एग्जांपल डोपामाइन है, उसकी रिलीजिंग, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी रिलीजिंग अप हुई है तो क्या हुआ, पर्सन डिप्रेशन की तरफ चला गया है। सेरोटोनिन की रिलीजिंग अगर बिलो हो गई है तो पर्सन जो है वो ओसीडी, जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर थॉट्स और कंपल्जन की रेपिटेशन है, तो उस डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है। ये हो जाती है बायोकेमिस्ट्री। अब इस बायोकेमिस्ट्री को किस तरीके से हमने मैनेज करना है? अब ऐसा नहीं है कि वो रिकवरी से मुराद ये है कि जैसे ही उसकी बैलेंसिंग स्टार्ट होगी, मैनेजिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो पर्सनल मेंटली भी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है कि हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट के लिए कुछ एनर्जाइजर्स, कुछ इस टाइप की मेडिकेशन देते हैं, प्लेसिबो फॉर प्लेसिबो इफेक्ट, कि पर्सन जो है उसकी रिकवरी मीन टू से मैनेजेबल की तरफ, ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाए। जब वो होना स्टार्ट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही रिलैक्स, अच्छा और पुरसुकून फील करता है। जब वो ये फील करता है ना कि मैं अच्छा इसके जरिए ठीक करूँ, तो फिर तो वो सेशंस को तो वैसे ही क्विट कर देता है। थेरेपी तो एक उससे अगले का वो स्टेप है ना, सेशंस को भी वो क्विट कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं पर्सनली अपनी बात ऐड करना चाहूँ तो वो ये है कि अगर पेशेंट को ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, पेशेंट जब खुद को लेबलाइज कर चुका है कि वो मेंटली सिक है, मेंटली इल है, उसको किसी प्रोफेशनल की जरूरत है, तो उससे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको जो प्रोफेशनल बोल रहा है, अब प्रोफेशनल ऐसे नहीं बोल रहा, उसने अपने सालों साल गुजारे होते हैं साइकोलॉजी की टिप्स को स्टडी करने में, ओरिजिन टू स्टार्ट, मतलब ए टू जी उसने स्टडी किया होता है, और वो टोटली साइकोलॉजिकली टेक्निक्स का यूज करते हुए बोल रहा होता है। वो कि अपनी तरफ से ले मैन नहीं होता, कि अपनी तरफ से एडिशन स्किपिंग नहीं कर रहा होता, वो टोटली प्रोफेशनली बोल रहा होता है, जो कि आपके लिए हेल्दी होता है। मैं अपने पेशेंट से सबसे पहले ये बात करती हूँ कि देखिए आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, फर्स्टली यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, देन आप स्टार्ट करें ट्रीटमेंट को। अदरवाइज आप छोड़ दें, जब आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप छोड़ दें। ठीक है। अगर बात ट्रीटमेंट की जाए तो ट्रीटमेंट, अब ये नहीं है कि जो लिसनर्स जितने सुन रहे हैं अगर उनको कहीं ना कहीं इसमें कोई इशू आ रहा है तो वो ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूट्यूब को सर्च करें, वहां से टेक्निक्स लें और अप्लाई करें। नो, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको अपोजिट भी मिल सकते हैं। लेकिन अब एक प्रोफेशनल के पास अगर पेशेंट आया तो उसने अगर साइकोथेरेपी उसके ऊपर यूज की है, उस साइकोथेरेपी का रिजल्ट क्या निकलना है वो टोटली डिपेंड्स ऑन द सेवेरिटी लेवल ऑफ डिसऑर्डर। अगर वो पर्सन घर में उसी डिसऑर्डर पे वही सेम थेरेपी यूज कर रहा है, उसकी टेक्निक्स को मॉडिफाई कर रहा है, किसी और तरीके से यूज कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग निकलेंगे। होगा कि आप ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि ये वाली चीज, ये जो स्ट्रक्चर्ड प्लान है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, तो मुझे किसी के पास जाना नहीं चाहिए। तो ऐसा आप हरगिज नहीं करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्रोफेशनल को अप्रोच करें। और प्रोफेशनल को लेके अब थोड़ी सी प्रोफेशनल की भी मैं यहाँ पे बात कर दूं। प्रोफेशनल को लेके एक बात ये बनी हुई है कि जैसे अभी ऑनलाइन सर्विसेज, मोस्टली साइकोलॉजिस्ट हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, जब से कोरोना वायरस है तब से तो कुछ ज्यादा देना स्टार्ट कर दिए हैं। अब उसका फायदा क्या है? एक तो जो पर्सन मेंटली इल पर्सन सोसाइटी में स्टिग्मेटाइज होता था, अगर वो घर से निकला है तो साथ वालों को पता चला कि ये किसी पागल वाले, जो पागल को सही करने वाला डॉक्टर होता है, उसके पास जा रहा है, तो उसकी फैमिली जो थी वो शर्मिंदा हो रही होती, किसको पता चल गया कि हमारा बेटा पागल है। सबसे फायदा क्या हुआ है कि घर बैठे हुए पेशेंट को वो सर्विसेज मिल रही हैं जो सर्विसेज एक्चुअली वो चाहता है। ठीक है। इस लिहाज से तो साइकोलॉजिस्ट की कदर बनती है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन दे रहा है, घर बैठे इज्जत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है। चार्जेस उसके बिल्कुल ज्यादा नहीं होते, फिजिकल डॉक्टर की निस्बत उसके चार्जेस बहुत लो होते हैं अगर रियलाइज किया जाए तो। दूसरी बात, अगर हम आते हैं इधर ट्रीटमेंट की तरफ, ट्रीटमेंट में जो सबसे पहली चीज है वो ये होती है कि थेरेपीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब थेरेपीज क्या है? वो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है। उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम थॉट्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर्स को एक्सप्लोर करते हैं। एक ट्रेंड प्रोफेशनल उसको एक्सप्लोर करता है। देन वो क्या करता है कि इंडिविजुअल की जो वेल बींग होती है उसको वो इम्प्रूव करता है, और प्लेसिबो इफेक्ट के साथ इम्प्रूव करता है। और ये मोस्ट इफेक्टिव थेरेपीज होती हैं किसी भी मेंटल डिसऑर्डर पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं। सिंपली अगर हम सीबीटी की बात करें तो जिसके अंदर हम क्या करेंगे? नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में डिस्प्यूट कर देंगे। जब आपका एक स्कीमा, जो एक स्केच बना हुआ है, आपके जो आइडियाज, बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं, जब वो ही चेंज हो गए तो आप तो ऑफकोर्स फ्रेश की तरफ भी आएंगे, पुरसुकून भी होंगे, और आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी बहुत हद तक रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी बात इसमें होती है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि एक अबनॉर्मल शख्स है उसके साथ ओनली काउंसलिंग डील करेगी। नो, काउंसलिंग डील्स विद नॉर्मल पीपल। काउंसलिंग में होना क्या है? 45 मिनट का सेशन होना है आपके, टोटली रेपो बिल्डिंग के बाद। रेपो बिल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर।
रैपो बिल्ड के बाद आपके टोटली स्ट्रेसर जो होंगे वो फाइंड आउट किए जाएंगे और आपको एक हेल्दी और नॉर्मल डायरेक्शन दी जाएगी जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपने डिस्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकते हैं हेल्दी लाइफ की तरफ। लोगों का पर्सपेक्टिव इतना ज़्यादा वो लो हो चुका है कि अब एक तो ये है कि साइकोलॉजिस्ट ने तमाम प्रॉब्लम जो है उनको असेस करना है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम जितने भी हैं, जब हालांकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिसफंक्शनिंग में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिस्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी होप जो है वो बिल्ड कर रहा है कि आप इस तरीके से आपको मतलब कोप कर सकते हैं, आप आ बिल्कुल सकते हैं मैम। नॉर्मेलिटी हेल्दी लाइफ की तरफ आ सकते हैं। तो लेकिन लोगों के अंदर इस चीज की सिर्फ कमी है। तो आई थिंक सो कि आज का जो सेशन है इंशाल्लाह वो हमारी अवेयरनेस को बिल्ड करेगा और लोगों के लिए होपफुली इंशाल्लाह। बेस्ट साबित होगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने बिल्कुल इतनी डिटेल से एक लेमैन के लिए अवेयरनेस को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि टाइम की कमी है, ये टॉपिक तो ऐसा है कि इस पे जितना भी यस टाइम आई हो वो कैन कम है। अंडरस्टैंड। लेकिन आई वुड जस्ट लाइक यस ऑल ऑफ द स्पीकर्स टू गिव एनी सजेशन या फिर अवेयरनेस के बारे में लोगों के को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जस्ट 2 मिनट्स में आप एक क्विक मैसेज जो आप आज की ऑडियंस के लिए बोलना चाहें। मैम साजिदा प्लीज आप शुरू करेंगे प्लीज। बस यही मैसेज है, जैसा मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स में भी कहा कि वी हैव टू जॉइन हैंड्स टुगेदर। हम मिलके जाएंगे, मिलके खड़े होएंगे तो हम अवेयरनेस फैला सकेंगे, अपने राइट्स के लिए हम लड़ सकेंगे और हमारी अथॉरिटी बॉडी भी बन जाएगी। ये एक मेजर मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि वी नीड अ यूनिटी फॉर द नोबल कॉज। वी नीड टू स्टैंड टुगेदर, वी नीड टू वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एंड द साइकोलॉजिकल सर्विसेज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, वी विल स्टैंड टुगेदर इंशाल्लाह। मैम अलमास, आपका क्या मैसेज होगा आज के लिए? मेरा ये मैसेज है ऑडियंस के लिए कि अभी ये जो एक कह लो कि एक फ्री सर्विसेज हैं स्टूडेंट्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि साइकोलॉजी को नहीं जानते हैं, तो ये सब जो है वो साइकोलॉजी के जितने भी सेशंस हैं या अवेयरनेस सेशंस हैं उनको अटेंड करें। और दूसरी बात ये है कि इससे नॉलेज दें, अवेयरनेस गेन करें। सेकेंडली, आपके जो भी फ्लॉज हैं या आपकी जो भी वीकनेसेस हैं आप उनको एक्सेप्ट करें। बीइंग अ ह्यूमन जो है वो हम सब कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं और हम सब में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा आप भी सपोर्टिव हैं टुवर्ड्स इट, यानी जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, तो कोशिश करें अगर कोई ऐसा सिक पर्सन देखते हैं, कोई ऐसा मेंटली जो इलनेस है उससे सफ़र कर रहा है, तो उन लोगों को एक हेल्पिंग हैंड जो है वो दें। उनको स्टिग्मा या उनको एक लेबल मत करें। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे कि मैम नबीला ने हमें पहले बताया भी था कि हाउ कैन वी हेल्प जो लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, तो उन्हीं टिप्स को बेशक अमल में लाने की जरूरत है। मैम नबीला, आप क्या कहेंगी? मैं यहाँ पे ऑडियंस को या जो भी लोग देख रहे हैं उनको एक बात कहना चाहूंगी। जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो लोग अगर किसी को थोड़ा सा कोई सिम्टम है या वो देखते हैं किसी और में भी, तो उन्हें लगता है शायद ये प्रॉब्लम हमारे अंदर भी है। तो वो फिर क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे या कहीं में भी, तो वो ऐसे client हैं जिनको कुछ मामूली सा स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है और वो खुद को शिजोफ्रेनिक समझ के वो कहते हैं जी हमें तो ये बीमारी है। तो खुदा के लिए आप खुद अपने माइंड में चीजें फिक्स करके एक चीज जो है वो लॉक करके मत आया करें। अगर आपने किसी प्रोफेशनल के साथ भी कॉन्टेक्ट करना है तो डायरेक्ट आप जाए, क्योंकि आप अपने माइंड में कुछ और ही मतलब ज़्यादा प्रोफेशन तो नहीं है ना सब लोगों का ये। तो वो सिम्टम्स को देख के लगता है उन्हें कि शायद ये चीज हमारे अंदर है, हमें ये प्रॉब्लम है, हालांकि वो और कोई मामूली सी प्रॉब्लम होती है लेकिन उसको बहुत बड़ा समझते हैं। एक तो ये, और दूसरा मैं जो भी सराउंडिंग में आपके अगर कोई लोग हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई जा रहा है किसी प्रोफेशनल के पास या ट्रीटमेंट करवा रहा है या वैसे नहीं भी जा रहा, तो प्लीज आप उसको जजमेंटल होके मत देखें, उसको जज मत करें कि ये सेशन ले रहा है या ये कुछ करवा रहा है। जाहिर है अगर आप लोगों को कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, किसी की टांग में फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो उसको तो ट्रीटमेंट अच्छी तरह करवाता है। लेकिन अगर माइंड में या कुछ आपके ऐसे इम्बैलेंस हो जाते हैं केमिकल्स, तो उसके भी ट्रीटमेंट उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी फिजिकल प्रॉब्लम का। तो यही मेरा मैसेज है। और बाकी है कि टिप्स एंड टेक्निक्स तो आपको इस चैनल के थ्रू और इस प्लेटफॉर्म से मिलती रहेंगी इंशाल्लाह और फ्री में, तो जरूर आप इसको ज्वाइन किया करें सब लोग जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम सैरिश, आप क्या कहेंगी? यस बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच अगेन।
ऐसा है कि मैं ऑडियंस से ओनली जस्ट ये कहना चाहूँगी, फर्स्टली बात तो ये है कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके नीचे हमने अपनी ड्यूटीज निभाई, हमने अपनी सर्विसेज को यूटिलाइज किया। अब ऐसा नहीं है कि तमाम ऑडियंस में से साइकोलॉजिस्ट हैं सब, ऐसा नहीं है कि सब स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सब पेशेंट्स हैं। जिनकी जो जो ड्यूटीज है वो उसको निभाएं। अब जिनको रियलाइज हुआ है कि मेंटल हेल्थ चीज ये है, इसमें ये ऐड हो सकता है, इसके अंदर ये स्किप हो सकता है, ये इसके अंदर सारा कुछ होता है, तो वो ये अवेयरनेस आगे दें। जितना आपसे हो सकता है आप अपनी ड्यूटीज को निभाएं और इंशाल्लाह हम अपनी को निभाएंगे। हम इस प्लेटफॉर्म के नीचे हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि सब साइकोलॉजिस्ट को टुगेदर करना है, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस देनी है। इंशाल्लाह हम अपना काम करते रहेंगे। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है वो प्लीज अपना काम करते रहें। आपने आज के सेशन से, ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है, उन्होंने आज के सेशन में जो सुना, जैसा सुना, उन्होंने जिस तरीके से पिक किया, क्यों? क्योंकि हर बंदे का जो IQ लेवल वो डिफरेंट है, जिसने जैसे पिक किया वो इसको आगे जरूर फैलाए। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, वर्ड्स ऑफ माउथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड, और उसके साथ साथ एक्शंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया टू ऑल द स्पीकर्स। बस यहाँ पे मैं ऑडियंस से कहूँगी प्लीज अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग भेजें 10 मिनट्स में, जितने क्वेश्चंस हम कवर कर सके, क्योंकि हमारे मौजूद पैनलिस्ट बार बार हमारे पास नहीं आएंगे। तो प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चन जो हैं वो भेजें, हम इनसे जितना हो सका पूछेंगे। सबसे पहले मैम एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैम साजिदा आप अगर आंसर कर दें कि पैनिक अटैक्स में सबसे यूजफुल थेरेपी क्या है? जी, पैनिक अटैक्स में तो एक रिलैक्सेशन जो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो पेशेंट को इनसाइट हमें, लेकिन उस वक्त जब पैनिक अटैक है तो उस वक्त तो आई वी वांट टू बी एबल टू गिव इनसाइट। तो रिलैक्सेशन थेरेपी और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियली। लेकिन ऑफ कोर्स उसके रूट कॉज पे जाना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको पैनिक अटैक क्यों आया, ठीक है। सो आई थिंक पर्सनली कि कई दफा उनका ऐसा होता है कि बैक टू द पास्ट कुछ ना कोई इवेंट ऐसा जरूर हुआ होता है जिससे लेकर उसको लेटर लाइफ में पैनिक अटैक होते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए हमेशा ऑल साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर्स में हम रूट कॉज को पहुंचे, ठीक है, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। उस वक्त तो आपने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज उसको मैनेज कर दी है, लेकिन बाद में उसको जब तक उसके स्ट्रेस है या उसका कॉजल फैक्टर है या जो रीजन फॉर पैनिक अटैक है उसको अगर हमने एड्रेस नहीं किया तो मेरा ख्याल है फिर कोई लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट नहीं होगा इसका। And then there's another question कि मोहम्मद आमिर पूछ रहे हैं कि जब लोग रात में सोते हैं तो उनको अजीब ख्यालात क्यों आते हैं या अजीब सोचें क्यों आते हैं, और इसका इलाज क्या है? अजीब ख्यालात जब आते हैं किसी को सोने से पहले या उस तरह, तो वो उन ख्यालात को उस पे लिखे अपने कागज पे या डायरी पे, तो उसको वो जब एक किसी जगह पे कन्वर्ट करते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं, तो वो उनके उसका जो इफेक्ट है ना वो उनके माइंड से निकल जाता है। तो अजीब ख्यालात क्यों आते हैं, दिन भर की अपनी रूटीन देखें कि क्या उनकी रूटीन है, या किस तरह के लोगों से वो मिलते हैं, कैसे स्टफ वो देखते हैं यूट्यूब पे, या क्या चीजें वो शेयर करते हैं। तो जाहिर है आपके ब्रेन में वही चीजें आपके बाद में इमेज बनते हैं ना, जो आप डेली रूटीन में अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हैं चीजें। तो इसको रिमूव करने का तो यही तरीका है कि आप इसको लिख लें और बाद में इसको खुद से जज करें कि ये ख्याल मुझे क्यों आया, किस वजह से आया। और अब ये तो इतना शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसका इसका बैकग्राउंड भी पता चलेगा तो फिर ही प्रॉपर इसका एग्जैक्टली ट्रीटमेंट मैम, हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, एवरी क्वेश्चन नीड द डिटेल। एक और क्वेश्चन है मैम अलमास, अगर आप आंसर कर सकें कि स्लीप डिस्टरबेंस के साथ कैसे डील किया जाए? अच्छा, हम स्लीप डिस्टर्बेंस की बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रही हूँ कि स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए पहले अगेन उसकी रूट कॉज को देखना है कि क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके साथ आप जिनको सफ़र कर रहे हो, जिनसे आप गुजर रहे हो, ठीक है। जब आप उनको एनालाइज कर लेते हो और कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज या मैनेजमेंट उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हो या उनके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हो, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि आपने अपने आप को दिन भर में कितना फिजिकल या मेंटली इंगेज किया है, यानी जितना आप हेक्टिक रूटीन में रहोगे, जितना आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, एक्सरसाइज और मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दोगे, उतनी आपकी स्लीप भी अच्छी होगी। फिर अगेन समटाइम ऐसा होता है कि डिप्रेशन में आपका जो है इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अगेन वही बात है कि अगर देखना है कि आपकी सिम्टम्स किस जगह पे या किस डिसऑर्डर पे या किस चीज़ में रिलाई कर रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो हम जो है वो क्लिनिक जो है, मतलब थेरेपिस्ट जो है या काउंसलिंग जो है, उसके ज़रिए आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मैम। एक मैम चीज साइरिश मैं अगर ऐड आप करना आंसर कर, चाहूंगी प्लीज। जी जी, जी मैम।
जी जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। अच्छा, उन्होंने मैम अलमास ने बिल्कुल बहुत अच्छा बोला है, आई रियली एग्री। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि स्लीप जो है वो डिस्टर्ब क्यों होती है। यहाँ पे दो बातें हैं, स्लीप डिस्टर्ब होती है या फिर स्लीप फ्रेश नहीं होती। मतलब ये है कि दो टाइप की स्लीप होती है, एक होती है रैम स्लीप, एक होती है नॉन रैम स्लीप। रैम स्लीप मीन ये है कि अगर आप 3 घंटे सोए हैं, उसके बाद आप उठे, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, आप जो भी काम करेंगे फोकसली करेंगे, अटेंशन से करेंगे, कंसंट्रेशन से करेंगे। नॉन रैम स्लीप क्या है कि आप 7 घंटे उठे हैं, लेकिन उठ के आपके कंधों पे सेम बोझ है, सेम थकन है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अभी सोए थे और फौरन से उठ गए हैं। आपकी ना तो नींद फ्रेश हुई है, ना ही आपको फीलिंग्स फ्रेश आ रही हैं, बल्कि ऐसा हो रहा है कि जैसे पहले स्केचेस माइंड में चल रहे थे ना, सेम वैसे ही फ्लैशबैक आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दो बातें हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जिन पर्सन का ये सवाल है, आया कि उनकी नींद डिस्टर्ब है या फिर उनकी नींद फ्रेश नहीं है, रिलैक्स नहीं है। अगर तो रिलैक्स नहीं है तो उसके लिए मैं आपको टिप्स दे देती हूँ। आप क्या करें, आप रात को सोने के लिए जब जाते हैं बेड पे, तो आप बेड पे तब लेटें जब आपकी आंखें जो है वो नींद से बोझल हो जाए। ठीक है, मीन टू से आंखों पे बिल्कुल नींद तारी हो जाए, आप देन जाके लेटें, तो फौरन आप सोएंगे, आपकी जो नींद होगी वो फ्रेश होगी, रिलैक्स होगी, आप उठेंगे और बिल्कुल अच्छा महसूस करेंगे। लेट्स सपोज ऐसा होता है कि आपको नींद नहीं आ रही, आप बेड पे लेटे हैं, करवटें बदल रहे हैं, इस साइड हो रहे हैं, उस साइड हो रही हैं, छत की टाइलें गिन रहे हैं, मतलब लेटे ऐसे छत को घूरे जा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो आपकी जो वेव्स होती हैं वो भी उस वक्त ज्यादा एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप बेड पे जाएं ही तब जब आपको नींद बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो जाए, मतलब आपको फील हो कि वाकई इस टाइम मुझे सोना चाहिए, इट्स टाइम टू स्लीप। अब अगर बात डिस्टर्ब की बात करें, तो डिस्टर्ब ये है कि क्या वो एपिसोडिक नींद है कि आप आधा घंटा 15 मिनट सोते हैं फिर से उठ जाते हैं, जब उठते हैं तो एकदम हकला के उठते हैं और आपको जो पहले वाले फ्लैशबैक होने हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर स्लीप प्रॉब्लम जो है, मतलब मैंने कंपेयर कर दिया कि एक डिस्टर्ब है और दूसरी क्या है, फ्रेश नहीं है। इन दोनों की जो बायोकेमिस्ट्री है मैंने वो भी बता दी। अब अगर तो आपको ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है, मुसलसल, मतलब मुसलसल 3 मंथ से प्रोलॉन्ग कर चुका है, तो आप जरूर किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, जरूर करें। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, और इसको क्योर किस तरीके से करना है, थ्रू थेरेपीज करना है, थ्रू सेशंस करना है, वो एक कंसल्टेंट, एक जो प्रोफेशनल है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। लेकिन जो छोटे टिप्स हैं हेल्दी नींद के लिए वो मैंने आपको दे दिए। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्लीज। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैम। बड़ी वैल्यूएबल टिप्स थी बेशक। जिसकी भी स्लीप डिस्टर्बेंस है, अब आप जी इनको जी फॉलो करें प्लीज। अब यहाँ पे मैम, मैम साजिदा अगर आप आंसर कर दें, दो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब ऑलमोस्ट वो ओवरलैप ही कर रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए और अनयूजुअल जो ख्यालात हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, ऐसा है कि अब डिपेंड करता है कि नेगेटिव थॉट्स की नोयत क्या है, किस टाइप की आपको आया, कि आपको नेगेटिव थॉट्स फियर की फॉर्म में आ रही है, एग्जाइटी की फॉर्म में आ रही है, या फिर रिलेटेड टू रूटीन आ रही है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, एक तो आप उनको एलेबोरेट कर लें कि वो मुझे ये वाली जो थॉट्स हैं ये मेरी नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिविटी मेरी शो कर रही है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि आया कि ये नेगेटिव थॉट्स कितने टाइम से, ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने टाइम से वो आपके अंदर परसिस्ट कर रही है, कितने टाइम से आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। आप उस टाइम को जरूर वैल्यू दें, देन उसकी नोयत को चेक कर जाती है। अब ये बात आती है कि ये जो काम है वो उसकी रेपिटेशन कितनी दफा होगी, साइन की रेपिटेशन, तो आप दिन में अगर 500 टाइम भी रिपीट करते हैं तो इट्स नॉट अ बिग इशू। क्यों? एक तो ये है कि आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, सेकेंडली क्या होगा कि आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी अगर हो चुकी है तो वो भी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जब ब्रेन को एक ही मैसेज बार बार देते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो भी एडिक्टेड हो जाती है उस मैसेज की। ठीक है, अगर आप इस टिप्स को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग मीन ये होता है कि आपने इनहेल करना है, सॉरी, फ्रॉम माउथ, और उसको 3 सेकंड मुंह के अंदर बंद रखना है उस सांस को, देन आपने एक्सहेल करना स्टार्ट कर देना है माउथ के थ्रू। मतलब नोज से आपने इनहेल किया, एक्सहेल करना है आपने माउथ के थ्रू, लेकिन वो जो सांस है वो 3 सेकंड के लिए आपके मुंह के अंदर रहेगा। ये अगर आप रेपिटेशन बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो आपके जो लंग्स होते हैं वो भी ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजन वगैरह होती है उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं। आप बहुत फ्रेश, रिलैक्स और अच्छा और फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स को
चेंज करने के लिए बहुत ही इफेक्टफुल ये टिप है। अगर आप इसको करेंगे अप्लाई तो इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ज़रूर इसको एक दफ़ा कर लें पॉइंट आउट कि कितने टाइम से और किस वजह से आ रही है, प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर अप्रोच करें। Thank you so much. Serish, you have said your point of view. I would like to again talk on the same कि negative thought originate कहाँ से करती है। ठीक है, बहुत सी चीजें हम कहते हैं ना कि इसको 2+2=4, तो कभी ऐसा नहीं भी होता। You need to know कि ये negative thought आई कहाँ से। क्या वो वाकई नेगेटिव थॉट्स हैं या वो हमारे स्ट्रेस की वजह से हमारे माइंड में डेवलप हुई हैं, उनका कोई रीजन भी जरूर होता होगा। ठीक है, इफ यू फाइंड द रीजन वी नीड टू ट्राई टू सॉल्व दैट इशू। हमें इसको ट्रीट करना बहुत लाजमी है। सपोज मगर हमें वो चीजें फाइंड आउट नहीं हो रही हैं और कोई नेगेटिव ऐसी थॉट्स हैं जो हमारी डेली फंक्शनिंग को भी खराब कर रही हैं और हमें परेशान भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंसान डिप्रेशन में बड़ा हेल्पलेस हो जाता है, बड़ा परेशान, आई कांट डू इट, और मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा, या वाई मी। ठीक है, तो आप उसमें ये डेप्थ करें, व्हाई नॉट यू। देखिए, अल्लाह की तरफ से बहुत सी परेशानियां इंसान की लाइफ में आ सकती हैं, उसको इंटरनलाइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको जनरलाइज करने की जरूरत है कि ये तो हो सकता है हमारी जिंदगी में, दुख है, गम है या परेशानी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये इंसान की जिंदगी में चीजें आ सकती हैं और हमने इसको टॉलरेट करना है और हमने इसको मैनेज करना है और हमने इसको ट्रीट करना है। ठीक है, वन थिंग अनदर इज के हमेशा नेगेटिव थॉट का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है टू चेंज देम इनटू पॉजिटिव वन। फॉर एग्जांपल, आई कैन नॉट, तो आप उसको कहें आई कैन, इफ नॉट नाउ इंशाल्लाह लेटर ऑन मैं कर पाऊंगा। ठीक है, माइट द सिचुएशन इज लाइक दिस। आप उसको सिचुएशन को रियलाइज करें, आप उसको चीजों को देखें कि उस वक्त थॉट्स क्यों अराइज हो रही है। ठीक है, वन थिंग अनदर इज कि आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करें। जब आपको नेगेटिव थॉट आती हैं तो आप उसको अटेंशन को, कि लोग कहते हैं बड़ा ये मैथमेटिकल सी बात है, मैकेनिकल सी बात है, लेकिन ये बहुत सी नेगेटिव चीजों से बच भी जाता है बंदा। कि आप जो है, जब उसको आपको थॉट आए तो आप उसको उसी वक्त फौरन काउंटिंग्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इन्वायरमेंट में 1 2 3 4 चीजों को नाम ले सकते हैं। ये टेम्पररी चीज जरूर है, आपकी टेंशन जरूर डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन जो बेस्ट है, नीड टू फोकस, ये थॉट आई कहाँ से हैं, इनका ओरिजिन क्या है, उनको मैनेज हमने करना होता है। ठीक है, तो अगर वो चीजें हमें पता चल जाती हैं और जब आप स्ट्रेसेस से रिलेटेड है, ये डेली लाइफ की चीजों से उसका ताल्लुक है, तो अगर हम उन चीजों पे फोकस करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। वन थिंग अनदर इज कि यू स्टॉप फोकसिंग ऑन नेगेटिव थॉट्स। जब आप उसको झटक देंगे ना दिमाग से कि ये ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैसेज, ये प्रोग्रामिंग हमारी होती है दिमाग की कि ऑल टाइम ऐसा होगा, ऐसा होगा नहीं। आप किसी को, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो ठीक नहीं, तो आप कहेंगे तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसा तो होता ही है कि वो माइंड में एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी प्रोग्रामिंग माइंड में हो जाती है कि मैं, हाँ मैं हूँ ही खराब, मैं ठीक हुई नहीं, मैं तो ठीक कुछ कर ही नहीं सकता, या मैं परेशान हूँ, या मेरे ज़हन में ये बीमारी है, या इस किस्म की जितने भी नेगेटिव कमेंट्स से, नेगेटिव थॉट्स या इवेंट्स से बनती है, आई थिंक अगर उनको हम पॉजिटिव करना शुरू कर दें ग्रेजुअली, होपफुली जो है वो बहुत सी चीजें मैनेज हो जाती हैं। अगर हम अपने लेवल पे कर पाए दैट इज वेरी गुड। इफ नॉट, तो आई थिंक कि हर चीज को हम साइकोलॉजिकल टिप्स के थ्रू ही टीच ना करें। यू नीड अ प्रोफेशनल, यू नीड अ गाइडेंस, यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, तो आप जरूर किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ चाहिए, उनके पास चाहिए और सेशन लीजिए। थैंक यू much, ma'am. Internal power is indeed important, और अगर आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि आप किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करें। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट। मैम, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी तरह के आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो आपके क्वेश्चंस हैं अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में भेजें, या जब फेसबुक पे अपलोड होगा तो तब आप वहाँ पर ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स विल आंसर देम इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे क्योंकि टाइम की कमी है तो मैम नबीला से मैं पूछना चाहूंगी कि मैम, हाउ कैन वी कंट्रोल आवर एंजाइटी, ये क्वेश्चन आया है, इफ यू कैन ब्रीफली डिस्क्राइब इट। सेम वही जो चीज़ें पहले मेरे रिस्पेक्टेड कोलीग्स ने बताई हैं कि कोई भी अगर आपको सडन एंजाइटी की, शायद पहले भी एक आया था कि कैसे कंट्रोल करें, तो इसमें वही बात है कि रूट कॉज तक जाना ज़रूरी है कि क्या बेसिक ओरिजिन क्या है इसका एंजाइटी का। तो वो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स और थेरेपीज होती हैं, उसके ज़रिए की जाती है। लेकिन अगर आप सडन इसको करना चाह रहे हैं तो वही ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो मैम ने यहाँ पे बताई भी है। तो उसमें डिफरेंट मेथड होते हैं इसके ब्रीदिंग एक्सरसाइज के। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप डिफरेंट होते हैं, आप नोज से लेकर इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ भी कर सकते हैं। लेकिन एक और जो योगा का है, जबरदस्त सा एक है, उसमें आप एक साइड से करें इसको, नाक से ऐसे इसका आपने बनाना है यू, और यहाँ से फिर आपने इससे एक्सहेल करना है। ठीक है, इनहेल
और एक्सेल, ये आपने तकरीबन दोनों साइड से अगर आप 10 या 15 टाइम्स करें तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी अपनी एंजाइटी से। लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आपको उसके ओरिजिन में जाना जरूरी है। लेकिन फिर भी आपको अगर सडन कोई पैनिक अटैक हुआ है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या आपको एंजाइटी फील हो रही है, लाइक कहीं कोई प्रेजेंटेशन देने जाने, कोई इंटरव्यू देना या कुछ भी है, तो उसमें आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो ये बहुत हेल्पफुल होगी। बाकी फिर वही बात है कि रूट कॉज का जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे लोग हमसे यही कहते हैं कि टिप्स एंड टेक्निक्स बता दें, लेकिन थेरेपीज अप्लाई करना जरूरी होता है। थैंक यू। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच मैम। पर्सनली अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि एक प्रॉब्लम है और वो बढ़ रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके एक पर्सनल सेशन लेना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और यही हमारा आज का मोटो है कि आपको इम्पोर्टेंस पता चले मेंटल हेल्थ की और मेंटल हेल्थ इश्यूज की। तो क्योंकि टाइम की कमी है अगेन, कि टॉपिक तो ऐसा है कि इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, तो इस सेशन का आज हम यहाँ पे इख्तिताम करना चाहेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट से, अपनी गेस्ट से, मैम साजिदा से स्पेशली। मैम, डियर ऑडियंस, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। वही अगेन अपने क्वेश्चंस आप लोग रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में प्लीज भेजें, दे वुड बी आंसर्ड। इसी मैसेज के साथ कि मेंटल हेल्थ को भी हम इतना ही इम्पोर्टेंट समझें जितना कि हम फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंट समझते हैं। अगर हमारे सर में दर्द होता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई इलाज करते हैं और फौरन करते हैं। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी अगर इसी तरह से सोचना शुरू कर दें, उसके इलाज के बारे में और उसकी सीरियसनेस को भी हम फिजिकल हेल्थ की तरह लेना शुरू कर दें, तो आई थिंक बहुत से प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी कम हो जाएंगे। तो चाहिए कि हम इस बोझ को अपने साथ लेके चलें। डियर ऑडियंस, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। यहाँ पे मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।